नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मेरा नाम है एच एल सैनी और आप सभी दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल गुरु एच एल सैनी में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हम चर्चा कर रहे थे ट्रांजिस्टर के कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। तो आज हम एक एक कॉन्फ़िगरेशन को पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। और आज के लेक्चर में जो हम चर्चा करेंगे वो चर्चा करेंगे कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। तो आज का टॉपिक डाल लीजिए, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, ओबेनिस्ट आधार अभिविन्यास। तो देखो दोस्त, बिना समय खराब किए हुए हम उन बातों को फिर से समझाने की कोशिश करते हैं जो बातें हमने पहले पढ़ी हैं। तो देखो, कॉन्फ़िगरेशन को चाहे आप एनपीएन ट्रांजिस्टर से समझो चाहे पीएनपी ट्रांजिस्टर से समझो, एक ही बात है। तो मैं समझाने के लिए सबसे पहले कौन सा ले लेता हूँ कि मैं ट्रांजिस्टर ले रहा हूँ पीएनपी ट्रांजिस्टर। किसी के मन में डाउट रहेगा कि गुरुजी एनपीएन से क्यों नहीं बताया, तो ये लो, साथ के साथ में कौन सा ले लेते हैं, एनपीएन ट्रांजिस्टर भी साथ में ले लेते हैं ताकि आपके मन में कोई डाउट या संदेह ना रहे। तो पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर में सिर्फ एक ही चीज़ का फ़र्क है, तीर के निशान का। मतलब एक में धारा अंदर की ओर है और दूसरे में धारा बाहर की ओर है। तो देखो, कॉमन किसको करने की बात कर रहा है ये, हमारा जो पहला कॉन्फ़िगरेशन है वो कौन सा है, कॉमन बेस। अर्थात किसको कॉमन करना है इनपुट और आउटपुट के बीच में, तो बेस को कॉमन करना है। ओके, तो ये क्या है, पीएनपी, पी का मतलब परमिशन, अर्थात एमीटर की जो धारा है वो कौन सी ओर आएगी, अंदर की ओर आएगी। और जिस एरो पर ये तीर का निशान बना हुआ है जिस रेखाखंड पर, तो वो किसको दर्शाता है, एमीटर को, और बचा हुआ किसको दर्शाता है दोस्तों, कलेक्टर को दर्शाता है। तो आपको ये पता लग गया होगा कि धारा अंदर की ओर है, तो ये ट्रांजिस्टर कौन सा हुआ, पीएनपी। एग्जाम में पूछेगा तब भी आप रिप्लाई कर देते हो। और ये टर्मिनल कौन सा टर्मिनल है दोस्तों, कॉमन टर्मिनल है। कॉमन का मतलब इसे हम क्या मानते हैं, जो ग्राउंड से जुड़ा हुआ मानते हैं। इसका तात्पर्य ये हो गया कि ये टर्मिनल इनपुट पर भी आ रहा है और यही टर्मिनल आउटपुट पर। तो देखो, इनपुट के दो सिरे बन गए और आउटपुट का भी कितने बन गए, दो बन गए। तो जितने की हमें आवश्यकता थी उसकी पूर्ति हो गई है कि नहीं हो गई है, हो गई ही है। और ये आउटपुट के लिए दो सिरे प्राप्त हो गए। टर्मिनल तीन थे लेकिन बना कितने दिए, तरकीब से चार बना दिए कि नहीं। अब किसी के मन में आया गुरुजी हम तो एनपीएन के हिसाब से बना के देखिए तो क्या बनता, ये देख लो। हाँ जी, बेस का तो बेस ही रहेगा, बेस कलेक्टर तो बनने वाला नहीं है। सही बात है कि नहीं है, चपड़ासी चपड़ासी रहेगा और कलेक्टर कलेक्टर ही रहेगा। चपड़ासी की कलेक्टर की बराबरी नहीं कर सकता और कलेक्टर चपड़ासी की। हाँ जी, तो यहाँ पर जो धारा की दिशा है वो कौन सी ओर होगी, बाहर की ओर, क्योंकि एन फॉर नॉट परमिशन, मतलब बाहर की ओर। तो ये टर्मिनल कौन सा हो गया, एमीटर, और ये टर्मिनल कौन सा हो गया, कलेक्टर, और ये बेस क्या हो गया इसमें, कॉमन। तो यहाँ पर भी वही इनपुट टर्मिनल हो गया और ये आउटपुट टर्मिनल हो गए। अब मुझे बताओ एक्चुअल में ये है कौन सा टर्मिनल, पी, ये कौन सा, एन, और ये कौन सा है, पी। क्या यही पता लग रहा है कि नहीं लग रहा है। और यहाँ पर ये टर्मिनल कौन सा है, एन पी एन। अब आदतन हम क्या पढ़ते हैं कि जब ट्रांजिस्टर को हम एम्पलीफायर के रूप में काम में लेते हैं तो उत्सर्जक आधार संधि को कौन सी बायस में रखते हैं, अग्र बायस में, और आधार संग्राहक संधि को कौन सी बायस में, पश्च बायस में। अग्र बायस का मतलब होता है कि पी परत का बैटरी के धन सिरे से जुड़ना या फिर एन परत का बैटरी के ऋण सिरे से जुड़ना ही कौन सी बायस है, अग्र बायस है। भाई यही तो करते थे हम कि ये मेरी पी परत है और ये एन परत है, तो पी का प्लस से जुड़ना या एन का माइनस से जुड़ना, कौन सी बायस थी, ये फॉरवर्ड बायस थी। या फिर दूसरा तरीका मैंने क्या बताया था कि पी परत का माइनस से या एन परत का प्लस से जुड़ना, कौन सी बायस है, ये रिवर्स बायस। भाई सारी बातें फिर से याद दिला रहा हूँ यदि आप ढंग से पढ़ोगे तो दोस्त, अब मुझे इनपुट संधि मतलब उत्सर्जक और आधार के बीच में जो संधि बन रही है उसे कौन सी बायस में करना है, अग्र बायस में। और अग्र बायस का मतलब एमीटर किससे जुड़ना चाहिए, धन सिरे से जुड़ना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो ये धन सिरे से जोड़ दिया, ये हो गया लो
तो ये वोल्टेज किसके बीच में है, वी ई और किसके बीच में, बी के बीच में, तो वी ई और बी, तो ये वोल्टेज क्या हो गया, वी ई बी। तो इससे आपको क्या पता चल गया कि हमारा जो एमिटर और आधार के बीच की संधि है कौन सी बायस में, अग्र बायस में। तो इससे जो धारा प्रवाहित होगी वो कौन सी धारा होगी, आई ई। तो मुझे बताओ आई ई है क्या वास्तविकता में, इनपुट धारा है कि नहीं है, निवेशी धारा है कि नहीं है। और यहाँ पर क्या प्राप्त करते हैं हम, आउटपुट। और दोस्तों आउटपुट संधि को अर्थात आधार संग्राहक संधि को हमेशा कौन सी बायस में रखते हैं, पश्च बायस में। तो दोस्तों पी को यदि मैं माइनस से जोड़ दूँ तो कौन सी बायस हो जाएगी, पश्च बायस। तो ये ऐसे हो जाएगा क्या, वी सी और बी के बीच में। बोलो हाँ या ना, ये माइनस और ये प्लस। बोलो आपको 100% क्लियरिटी आ रही है कि नहीं आ रही है कि ये संधि कौन सी बायस में हो गई, फॉरवर्ड बायस में, और ये वाली संधि कौन सी बायस में हो गई, रिवर्स बायस में। तो यहाँ पर कौन सी धारा जाएगी दोस्तों, कलेक्टर धारा आई सी। तो मुझे बताओ यहाँ पर इनपुट की धारा कौन सी है, आई ई, और आउटपुट की धारा कौन सी है, आई सी। क्लियर है कि नहीं है। तो दोस्तों जो कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन होता है, इस कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में आई ई उत्सर्जक धारा इनपुट धारा होती है और संग्राहक धारा कौन सी धारा होती है, कलेक्टर धारा। तो ये कौन सी धारा हो गई, इनपुट करंट हो गई, और यह कौन सी धारा हो गई दोस्तों, आउटपुट करंट। सेम डायग्राम यहाँ पर भी बनेगा कि नहीं, तो समझाने के लिए एक ही काफ़ी है। तो दोस्त ये कहानी आपको शायद क्लियर हो गई होगी कि हमारी जो आई ई है वो कौन सी धारा है, इनपुट धारा है, और आई सी कौन सी धारा है, आउटपुट धारा है। अब कुछ दो वर्ड्स जिनके बारे में आपको बताऊंगा वो इधर देखो। एक शब्द होता है दोस्तों क्या, लाभ। एक शब्द होता है लाभ, या इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, गेन, या इसे ही क्या नाम बोला जाता है हिंदी में, लब्धि। अंग्रेजी में इसे क्या कहा जाता है, गेन या लब्धि। तो इसका मतलब होता क्या है, तो गेन या लब्धि का मतलब होता है आउटपुट बटा इनपुट, मतलब आउटपुट तरंग बटे इनपुट तरंग, या आउटपुट संकेत बटे इनपुट संकेत। तो इस बात को क्या लिखूंगा मैं कि निर्गत संकेत, निर्गत संकेत अंग्रेजी में बोले तो आउटपुट सिग्नल बटे कौन से सिग्नल, निवेशी, निवेशी संकेत। तो आउटपुट का मतलब होता है निर्गत और इनपुट का मतलब होता है निवेशी। तो आउटपुट सिग्नल बटे इनपुट सिग्नल। तो दोस्त अगर इनपुट में वोल्टेज है तो आउटपुट में भी क्या लेंगे, वोल्टेज। तो आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज का अनुपात क्या कहलाएगा, वोल्टेज लाभ। और आउटपुट धारा और इनपुट धारा का अनुपात क्या कहलाएगा, धारा लाभ। और आउटपुट शक्ति और इनपुट शक्ति का अनुपात क्या कहलाएगा, शक्ति लाभ कहलाता है। तो यहाँ पर मुझे आउटपुट की धारा पता है और इनपुट की धारा पता है। कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है, कॉमन बेस, शॉर्ट में इसे सीबी कॉन्फ़िगरेशन भी कहते हैं। शॉर्ट में कौन सा कहते हैं, सीबी। सी का मतलब कॉमन बेस, कॉमन बेस। एग्जाम में सीधा लिखा था सीबी अभिविन्यास या कॉमन बेस अभिविन्यास। तो कॉमन बेस अभिविन्यास का जो धारा लाभ है उसको किससे दर्शाते हैं, तो यहाँ लिखो कि कॉमन बेस अभिविन्यास का धारा लाभ। और दोस्तों कॉमन बेस अभिविन्यास के धारा लाभ को किससे दर्शाया जाता है, अल्फा से दर्शाया जाता है। ये बात दिमाग में 100% तरीके से क्लियर होनी चाहिए। कैसे सर, क्योंकि कॉमन बेस अभिविन्यास का जो धारा लाभ है वो किससे दर्शाया जाता है, अल्फा से। यदि एग्जाम में अल्फा आ रहा है तो अल्फा का मतलब सीधा ही समझ में आना चाहिए कि कौन से अभिविन्यास की बात कर रहा है, कॉमन बेस। एग्जामिनर दे चाहे ना दे, अल्फा आते आते क्या समझ में आएगा कि कॉमन बेस का क्या पूछ रहा है, ये धारा लाभ या
इसे ही क्या कहा जाता है, दूसरा नाम धारा प्रवर्धन गुणांक, अंग्रेजी में बोलते हैं करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, इसे बोला जाता है करंट गेन। ओके, तो धारा लाभ का मतलब क्या हो जाएगा, आउटपुट धारा बटे इनपुट धारा। तो आउटपुट में कौन सी है, IC, और इनपुट में कौन सी है, IE। ये एग्जाम में पूछे जाने वाला सबसे ज़्यादा बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है कि धारा लाभ एल्फा क्या होता है। सिंपल बोल देगा कि एल्फा क्या होता है, तो उत्सर्जक धारा बटे संग्राहक धारा के संग्राहक धारा तथा उत्सर्जक धारा के अनुपात को ही क्या कहते हैं, धारा प्रवर्धन गुणांक या धारा लाभ, जिसे हम किससे दर्शाते हैं, एल्फा से प्रदर्शित करते हैं। एल्फा दिखते ही दिमाग में याद आना चाहिए कॉमन बेस का धारा लाभ। ओके, अब मुझे बताओ कि ये धारा लाभ 1 से ज़्यादा आएगा या 1 से कम आएगा। तो मैंने आपको पढ़ाया भी है कि एमीटर की धारा सबसे ज़्यादा होती है, फिर उससे कम कलेक्टर की, और सबसे कम किसकी होती है, बेस की। मैं बोलना चाहूँ कि यदि ये 1 है तो ये वैल्यू हो जाएगी 0.98, ये हो जाएगी 0.02। तो मैं यूँ कह सकता हूँ क्या कि जो कलेक्टर की धारा है वो संग्रह एमीटर की धारा के लगभग क्या होती है, बराबर होती है। तो यदि ये लगभग बराबर में है तो मान 1 से कम आएगा कि 1 से ज़्यादा आएगा, 1 से कम ही आएगा, बिल्कुल 1 के क्या आता है, समीप आता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि धारा लाभ, क्योंकि IE बड़ा है और ऊपर छोटा है, तो नीचे बड़ी संख्या और नीचे ऊपर छोटी संख्या होगी, तो मान हमेशा 1 से कम ही आएगा। तो धारा लाभ एल्फा का मान 0.9 से 0.99, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये लगभग क्या है, 1 के समीप है कि लगभग नहीं है, तो लगभग क्या है, यूनिटी है। मध्य होता है। तो आपको यहाँ से क्या बात क्लियर हुई कि धारा लाभ एल्फा का मान 0.9 से 0.99 के मध्य होता है। तो आपको इतनी बात तो समझ में आ गई होगी कि धारा लाभ का मान लगभग कितना होता है, 1 के समीप होता है। तो बफर का मतलब क्या होता है, जब मैंने आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाई थी तब मैंने आपको बताया था कि बफर लॉजिक, बफर का मतलब होता है कि 0 है तो 0 ही रहेगा और 1 है तो 1 ही रहेगा, वो कोई परिवर्तन नहीं करता है। तो देखा जाए तो ये क्या कोई धारा में ज़्यादा परिवर्तन कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। तो इसलिए इसे कभी कभार कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन को क्या कहते हैं हम, करंट बफर भी कहा जाता है, धारा बफर भी कहते हैं। तो इस बात को लिख सकते हैं कि नहीं, क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका मान लगभग जैसा का जैसा ही बना रह रहा है कि नहीं रह रहा है। तो लिख लीजिए कॉमन बेस अभिविन्यास को करंट बफर, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा उपयोगी है ये वर्ड, करंट बफर भी कहते हैं। करंट बफर का क्या मतलब हुआ कि भैया जब इसका मान 1 के समीप है तो इसका मतलब जितनी इनपुट की धारा है लगभग उतनी की उतनी कितनी है, आउटपुट की धारा है। तो धारा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसलिए मतलब ये क्या हो गया, करंट का बफर। तो धारा लाभ का मान 1 से लगभग कम या 1 के लगभग समीप होता है, लेकिन वोल्टेज लाभ का मान 1 से क्या होता है, अधिक होता है। तो इस वाली लाइन को भी लिखो कि कॉमन बेस अभिविन्यास में वोल्टेज लाभ का मान 1 से क्या होता है, अधिक होता है। दो चीजें काम की हैं कि धारा लाभ होता क्या है कॉमन बेस का, तो IC/IE, रटने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में भूल भी जाओ तो कॉमन बेस बनाओ, ये कलेक्टर की धारा और ये एमीटर की धारा, करना क्या है, आउटपुट बटा इनपुट। नहीं तो एग्जाम में कंफ्यूज हो जाओ, कभी ऊपर IE लिखोगे और नीचे IC।
और फिर भी भूल चूक हो जाए तो ये ध्यान रखो कि 0.9 से 0.99 आएगा, और 0.9 से 0.99 तभी आ सकता है जब ये मान क्या हो, ऊपर वाला क्या हो, कम हो, और नीचे वाला क्या हो, ज़्यादा हो। हाँ जी, कॉमन बेस अभिविन्यास में वोल्टेज लाभ का मान हमेशा 1 से क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। धारा लाभ 1 से कम और वोल्टेज लाभ 1 से अधिक। वोल्टेज लाभ 1 से अधिक होने का मतलब है कि आउटपुट वोल्टता का मान इनपुट वोल्टता के मान से क्या प्राप्त हो रहा है, अधिक प्राप्त होता है। क्लियर है कि नहीं है? अगर यहाँ तक की बातें उतार ली है या नहीं उतारी है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, मैं इसको मिटाऊंगा भाई, ठीक है ना। तो सभी लोगों को 2 सेकंड का समय देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मिटाता हूँ, फिर मैं आप आगे की बातें लिखूँगा। हाँ जी, तो ठीक है, सभी ने उतार लिया होगा ये वाली बातें, देखो। हाँ जी, अब बात करते हैं थोड़ी सी आगे की। मुझे बताओ इस अभिविन्यास में इनपुट संधि कौन सी बायस में है, मतलब कि एमीटर और बेस का जंक्शन कौन सी बायस में है, अग्र बायस में। अगर अग्र बायस में होगा तो कॉमन बेस का इनपुट प्रतिबाधा क्या होगी, कम होगी कि नहीं होगी। तो कॉमन बेस अभिविन्यास में जो इनपुट की प्रतिबाधा होती है, इनपुट इम्पीडेंस होता है, उसका मान 50 ओम से 100 ओम होता है। कहने का मतलब निम्न मान होता है। क्लियर है कि नहीं है? लेकिन आउटपुट प्रतिबाधा कौन सी बायस में, सॉरी, बेस और कलेक्टर कौन सी बायस में है, इसके बीच की जो संधि है बेस और कलेक्टर के बीच की, कौन सी बायस में, रिवर्स बायस। और रिवर्स बायस में प्रतिरोध क्या होता है, उच्च। तो हम कह सकते हैं क्या कि कॉमन बेस अभिविन्यास की इनपुट प्रतिबाधा निम्न और आउटपुट प्रतिबाधा क्या होती है, उच्च होती है। लिखो, कॉमन बेस अभिविन्यास की इनपुट प्रतिबाधा निम्न, और निम्न के ब्रैकेट में भी लिख लो 50 ओम से 100 ओम कोटि। कोटि का मतलब होता है रेंज या परास, तो ये कम ही मान है कि नहीं है, तो प्रतिबाधा का मान निम्न होता है। प्रतिबाधा की सब एग्जाम में प्रतिरोध भी शब्द मिल सकता है। तो इनपुट प्रतिबाधा को अंग्रेजी में कहते हैं इनपुट इम्पीडेंस, या हिंदी में बोलते हैं निवेशी प्रतिबाधा। तथा निर्गत प्रतिबाधा, निर्गत प्रतिबाधा को अंग्रेजी में कहते हैं आउटपुट इम्पीडेंस। का मान क्या होता है, उच्च, और उच्च का मतलब 10 की घात 6 ओम कोटि। कहने का मतलब 10 की घात 6 का मतलब मेगा ओम कोटि का। भाई ये जो डेटा मैं लिख रहा हूँ वो एनसीईआरटी की बुक के अकॉर्डिंग लिख रहा हूँ। अलग अलग बुक में आपको ये डेटा अलग अलग मिलेंगे, लेकिन मैं एनसीईआरटी की जो स्टैंडर्ड बुक है उसको फॉलो करते हुए लिख रहा हूँ। तो इनपुट प्रतिबाधा निम्न, आपने किसी ने इसको 20-22 ओम भी पढ़ा होगा, किसी ने इसको 10 ओम भी पढ़ा होगा। तो कुल मिला के बात है कि इनपुट प्रतिबाधा क्या है, कम है, और आउटपुट प्रतिबाधा क्या है, थोड़ी सी ज़्यादा होती है। क्यों है? क्योंकि इनपुट प्रतिबाधा इसलिए कम है क्योंकि इनपुट संधि अग्र बायस में और आउटपुट संधि कौन से बायस में है, पश्य बायस में है। तो ये दोनों स्टेटमेंट आपको 100% तरीके से क्लियर होना चाहिए। अब कई बार ये पूछा जाता है कि जो कॉमन बेस है अभिविन्यास, इसका उपयोग करते कहाँ हैं, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का उपयोग करते कहाँ हैं। तो जहाँ पर हमें अधिक बैंड की चौड़ाई चाहिए, बैंड विड्थ का मतलब बैंड की चौड़ाई, अर्थात अधिक सिग्नल पास करने हो तो अधिक बैंड विड्थ चाहिए, वहाँ पर कौन सा अभिविन्यास काम में लेते हैं, कॉमन बेस। इस लाइन को भी लिख लो, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उपयोगी है। लिखिए, अधिक बैंड चौड़ाई प्राप्त करने के लिए, अधिक बैंड चौड़ाई, बैंड चौड़ाई का मतलब होता है बैंड विड्थ। अधिक बैंड चौड़ाई प्राप्त करने के लिए कॉमन बेस
एम्पलीफायर काम में लेते हैं। भाई ज़्यादा बैंड चौड़ाई प्राप्त करनी हो तो कौन सा कॉन्फ़िगरेशन काम में आएगा? कॉमन बेस। किसके अंतर्गत? एम्पलीफायर के अंतर्गत। लेते हैं। क्लियर है कि नहीं है? हाँ जी। तो ये 2-3 बातें थी, बिल्कुल बारीक बारीक छोटी छोटी बातें थी जिनको हमने लिखा भी, समझा भी और पढ़ा भी। अब बात करेंगे कॉमन बेस जो कॉन्फ़िगरेशन है इसका अभिलाक्षणिक वक्र का क्या आएगा, कैरेक्टरिस्टिक वक्र क्या आएंगे। तो सबसे पहले तो यही जानेंगे कि अभिलाक्षणिक वक्र होते क्या हैं और फिर पढ़ेंगे उसके प्रकार। तो यहाँ तक की बातें यदि आपने उतार ली हो तो अब हम बात करेंगे अभिलाक्षणिक वक्र की, कैरेक्टरिस्टिक कर्व के बारे में जानेंगे। ओके, हाँ जी। तो आगे बढ़ें, चलो। इतना पता लग गया होगा कि इसकी इनपुट संधि अग्रबायस में है और आउटपुट संधि पश्च बायस में है। मतलब कॉमन बेस वो एमिटर बेस संधि है वो अग्रबायस में है और बेस कलेक्टर संधि कौन सी बायस में है? पश्च बायस। ओके, तो अब देखो भैया क्या देखना है हमें? हमें देखना है ट्रांजिस्टर में अभिलाक्षणिक वक्र। अभिलाक्षणिक वक्र अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसे? कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर का अभिलाक्षणिक वक्र होता क्या है? ट्रांजिस्टर का कॉन्फ़िगरेशन में जो अभिलाक्षणिक वक्र है वो बनता कैसे है? तो अभिलाक्षणिक वक्र को हिंदी में विशेषता वक्र या कैरेक्टरिस्टिक कर्व भी कहा जाता है। तुम्हारे लास्ट ईयर की एग्जाम का एक क्वेश्चन था, कल मैंने आपको जब पेपर सॉल्व कराया था तब चर्चा भी की थी कि उसमें लिखा रहा था कैरेक्टरिस्टिक कर्व। तो कैरेक्टरिस्टिक अंग्रेजी का वर्ड है, हिंदी में क्या बोलते हैं उसे? अभिलाक्षणिक वक्र। तो जिसको अंग्रेजी का वर्ड लिखना है वो भी लिख सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक कर्व। ये कई बार हिंदी में उच्चारण लिख दिया था ये कैरेक्टरिस्टिक, तो ज़्यादातर बच्चों को तो मतलब ही समझ में नहीं आया कि भाई साहब कहना क्या चाह रहे हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है अभिलाक्षणिक, CHARACTERISTIC, कैरेक्टरिस्टिक। थोड़ा सा वर्ड टेढ़ा है इंग्लिश में, हिंदी में उच्चारण लिख लेना कैरेक्टरिस्टिक कर्व। तो अभिलाक्षणिक वक्र होता क्या है? तो दोस्तों किसी भी ट्रांजिस्टर की इनपुट धारा और इनपुट वोल्टेज तथा आउटपुट धारा और आउटपुट वोल्टेज के मध्य खींचा गया ग्राफ क्या कहलाता है? अभिलाक्षणिक वक्र कहलाता है। क्या बोला मैंने? कि किसी ट्रांजिस्टर की इनपुट धारा एवं इनपुट वोल्टेज तथा आउटपुट धारा एवं आउटपुट वोल्टेज के मध्य खींचा गया ग्राफ क्या कहलाता है? अभिलाक्षणिक वक्र कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? अभिलाक्षणिक वक्र कहलाता है। तो आपको क्या बात समझ में आ रही है कि इनपुट की धारा और इनपुट के वोल्टेज के बीच या आउटपुट की धारा और आउटपुट के वोल्टेज के बीच में जो ग्राफ खींचते हैं उसे हम क्या कहते हैं? अभिलाक्षणिक वक्र कहते हैं। और ये अभिलाक्षणिक वक्र कितने प्रकार के हो गए? 2 प्रकार के। कैसे? साबित इनपुट का हो जाएगा और दूसरा आउटपुट का हो जाएगा। तो अभिलाक्षणिक वक्र कितने प्रकार के हो गए? 2 प्रकार के। एक हो जाएगा इनपुट अभिलाक्षणिक वक्र और दूसरा वाला कौन सा हो जाएगा? तो लिखो अभिलाक्षणिक वक्र
अभिलाक्षणिक वक्र दो प्रकार के होते हैं। अभिलाक्षणिक वक्र दो प्रकार के होते हैं। पहला वाला है निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र। निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र, अंग्रेजी में बोले तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व। और दूसरा वाला कौन सा होता है? निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र, अंग्रेजी में बोलते हैं आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व। एक होता है निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र और दूसरा होता है निर्गत। अंग्रेजी में बोले तो एक इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व होता है और दूसरा आउटपुट। ठीक है, अब दोनों के बारे में हम पहले जानेंगे कि इनपुट अभिलाक्षणिक वक्र किसके बीच में खींचा जाएगा और आउटपुट अभिलाक्षणिक वक्र किसके बीच में खींचा जाएगा। तो दोस्तों, इनपुट अभिलाक्षणिक वक्र का मतलब क्या क्या हो जाएगा? इनपुट की धारा और इनपुट का ही क्या वोल्टेज। कंडीशन क्या है सुन लो कि इनपुट की धारा और इनपुट के वोल्टेज के बीच में जो कर्व खींचा जाएगा, जो वक्र बनाया जाएगा, क्या कहलाएगा? निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र। लेकिन इस स्थिति में एक चीज़ नियत रहेगी, वो रहेगा आउटपुट का वोल्टेज क्या रहना चाहिए? नियत। आउटपुट के वोल्टेज में कोई परिवर्तन नहीं करना चाहिए। साहब क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि आपको पता है कि आउटपुट अगर यदि पश्च बायस में नहीं हुआ तो आवेश वाहकों को खींचेगा नहीं, या वो शॉर्ट होगा तो नहीं खींचेगा। कहने का मतलब यदि आउटपुट की वोल्टता चेंज होगी तो इनपुट की धारा भी चेंज होगी कि नहीं होगी। तो जब निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र खींचते हैं तो आउटपुट वोल्टेज को क्या रखते हैं? नियत रखते हैं। क्यों नियत रखते हैं? क्योंकि यदि आउटपुट के वोल्टेज को हम परिवर्तित करेंगे तो इनपुट की धारा में परिवर्तन होता है। तो क्या वास्तविकता में हमारे पास में अभिलाक्षणिक वक्र प्राप्त होगा? क्या नहीं होगा यदि आउटपुट का वोल्टेज परिवर्तित किया तो। पहला लिखो निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र। तो इसमें क्या लिखेंगे कि आउटपुट वोल्टेज के मान को नियत रखते हुए इनपुट धारा और इनपुट वोल्टेज के मध्य खींचा गया ग्राफ क्या कहलाएगा? निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र का। ये अभिलाक्षणिक वक्र पहले दोस्तों मैं पढ़ाता नहीं था, आजकल पढ़ा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि पिछले सालों के पेपर देखे तो मैंने उसमें अभिलाक्षणिक वक्र देखे, उसमें सीधा बोल रहा है कि यह अभिलाक्षणिक वक्र किसका है। तो अब बच्चों को पढ़ाया नहीं तो उनको क्या पता लगेगा बेचारों को कि अभिलाक्षणिक वक्र भी कोई बीमारी होती है। तो लिखो निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र में निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र। इम्पोर्टेंट बात यह है कि एग्जाम में कई बार पूछता है कि निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र में किसके मान को नियत रखते हैं? तो आउटपुट वोल्टेज के मान को नियत रखते हैं। तो लिखो आउटपुट वोल्टेज के मान को नियत रखते हुए। ये बात सबसे इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कई बार पूछ लेता है ऐसी बातें, तो ये पता होनी चाहिए। आउटपुट वोल्टेज के मान को नियत रखते हुए इनपुट धारा तथा इनपुट वोल्टेज, ध्यान रखना दोनों चीज़ें किसकी हैं? इनपुट की है। नियत क्या रह रहा है? आउटपुट का वोल्टेज। काम की बात है कि वोल्टेज कहाँ का नियत रहना चाहिए? आउटपुट का। साहब क्यों रहना चाहिए? क्योंकि आउटपुट का वोल्टेज नियत नहीं रहा तो क्या समस्या पैदा होगी कि जो हमारी इनपुट की धारा है वो बार बार परिवर्तित होगी। तो आउटपुट वोल्टेज के मान को नियत रखते हुए इनपुट धारा तथा इनपुट वोल्टेज के मध्य खींचा गया ग्राफ
निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र कहता है। निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र कहलाता है। दूसरा वाला कौन सा हो जाएगा? निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र। तो निर्गत का मतलब आउटपुट, तो आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट धारा के मध्य खींचा गया ग्राफ। लेकिन इस दौरान किसका मान नियत रहना चाहिए? तो इनपुट वोल्टेज का ना होकर के कौन सा मान नियत रहेगा? इनपुट धारा, क्योंकि इनपुट की धारा ही तो आउटपुट को परिवर्तित कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि जो ट्रांजिस्टर है वो एक धारा नियंत्रित युक्ति है। तो यदि इनपुट की धारा परिवर्तित होगी तो आउटपुट की वैल्यू भी चेंज होगी कि नहीं होगी? भाई इनपुट से कम धारा जाएगी तो आउटपुट पर कमी आएगी कि नहीं आएगी? इनपुट से ज़्यादा जाएगी तो आउटपुट पर ज़्यादा आएगी, क्योंकि हम जानते हैं कि जो कलेक्टर की धारा है वो होती क्या है? एमीटर की धारा में से बेस धारा को ही तो घटाते हैं। तो यदि एमीटर की धारा अर्थात इनपुट की धारा बदलेगी तो आउटपुट की धारा भी बदलेगी कि नहीं बदलेगी? तो किसके मान को नियत रखना है? इनपुट धारा के। तो निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र में इनपुट धारा नियत रहती है और निवेशी अभिलाक्षणिक जो वक्र है उसमें आउटपुट वोल्टेज। निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र में इनपुट धारा नियत और निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र में निर्गत वोल्टेज का मान नियत रहता है। तो लिखो इस लाइन को भी कि जब इनपुट धारा के मान को नियत रखते हुए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन हो गई आप दोस्तों के लिए। पूछ ले कि निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र में किसके मान को नियत रखते हैं? तो इनपुट धारा के। और एग्जाम में पूछ ले कि निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र में किसके मान को नियत रखते हैं? तो आउटपुट वोल्टेज के। लिखो इस बात को कि जब इनपुट धारा के मान को नियत रखते हुए आउटपुट वोल्टेज तथा आउटपुट करंट के मध्य खींचा गया ग्राफ निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र कहलाता है। तो दोनों बातें बहुत काम की हैं। इनपुट धारा इनपुट वोल्टेज के बीच में इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व, आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट धारा के बीच में आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व। इनपुट वाले में आउटपुट वोल्टेज नियत रहेगा और आउटपुट वाले में इनपुट धारा नियत रहेगी। तो ये अभिलाक्षणिक वक्र वाली कहानी थी। और अब अभिलाक्षणिक वक्र बनाएंगे किसके? कॉमन बेस के, क्योंकि हमारा टॉपिक क्या चल रहा था? कॉमन बेस। तो फटाफट से दोनों के अभिलाक्षणिक वक्र बना लेते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है तो थोड़ा सा गौर करना है, आपको ध्यान भी लगाना है, अन्यथा एग्ज़ाम में दिक्कत हो सकती है। तो लिखो कॉमन बेस के अभिलाक्षणिक वक्र, कॉमन बेस अभिविन्यास में अभिलाक्षणिक वक्र। कॉमन बेस अभिविन्यास में अभिलाक्षणिक वक्र। तो अभिलाक्षणिक वक्र कितने हैं? दो। एक तो है इनपुट अभिलाक्षणिक वक्र और दूसरा कौन सा है? आउटपुट अभिलाक्षणिक वक्र। मुझे आप इतना बताओ कि कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में इनपुट क्या होती है? तो इनपुट धारा कौन सी है हमारे पास में?
अरे कॉमन बेस में कौन सी, अभी तो पढ़ाया 15 मिनट पहले, तो कौन सी धारा इनपुट थी, आई ई, और वोल्टेज कौन सा था, इनपुट वोल्टेज कौन सा था, वी ई बी, यही था कि नहीं था। तो इनपुट अभिलाक्षणिक वक्र किस किस के बीच में जाएगा, तो आई ई और वी ई बी के मध्य। वी ऑब्लिक एस का मतलब वर्सेज, बोलते हैं ना इंडिया वर्सेज पाकिस्तान, तो किस किस के बीच में है ये, निर्गत धारा और वी ई बी वोल्टेज के मध्य। और किसका मान नियत रहेगा बेटा, आउटपुट वोल्टेज, और यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज क्या था, वी सी बी, यही था कि नहीं था। अरे याद दिला देता हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है सब सापड़ा सूप है आपका, यहाँ यही बनाया था कि नहीं बनाया था, कि ये थी आई ई, ये था आई सी, ये था बी, और इसके बीच का वोल्टेज था वी ई बी, और ये कौन सा था, वी सी बी, यही तो बताया था कि नहीं। तो इनपुट धारा आई बी और इनपुट वोल्टेज वी ई बी के बीच का जो ग्राफ है, ये कौन सा कहलाएगा, इनपुट अभिलाक्षणिक वक्र। लेकिन किसका मान नियत रहना चाहिए, आउटपुट वोल्टेज, मतलब वी सी बी का मान क्या रहना चाहिए, नियत रहना चाहिए। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, छापने से पहले ध्यान दें। आउटपुट धारा कौन सी है, आई सी, तो आई सी और किसके मध्य में, वी सी बी के मध्य में। लेकिन नियत कौन सी चीज़ रहेगी, इनपुट धारा, अर्थात किसका मान नियत रहेगा, आई ई का मान क्या रहेगा, नियत। जब तक समझोगे नहीं ना इस मैटर को, तब तक आप गोल गोल घूमते रहोगे। इनपुट धारा और इनपुट वोल्टेज के बीच में ग्राफ, इनपुट अभिलाक्षणिक वक्र, लेकिन आउटपुट वोल्टेज क्या रहना चाहिए, नियत। तो आउटपुट वोल्टेज ये है, इसको क्या कर दिया, नियत। आउटपुट अभिलाक्षणिक वक्र क्या है, तो आउटपुट धारा और आउटपुट वोल्टेज के बीच का ग्राफ, लेकिन क्या मान नियत रहना चाहिए, इनपुट धारा। सर यहाँ वोल्टेज को नियत किया और यहाँ धारा को नियत किया, ऐसा क्यों, तो अभी मैंने समझाया, क्योंकि इनपुट की धारा नियत नहीं रहेगी तो आउटपुट की धारा बदलेगी कि नहीं, बदलेगी। लेकिन आउटपुट का वोल्टेज अगर चेंज किया तो इनपुट की धारा चेंज होगी कि नहीं होगी, इसलिए यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज नियत रखते हैं और यहाँ पर इनपुट धारा नियत रखते हैं। क्लियर हो गया होगा सभी लोगों को ये वाली कहानी। हाँ जी, अब इनके ग्राफ कैसे कैसे प्राप्त होते हैं, तो मुझे बताओ, जो इनपुट है ये कौन सी बायस में होता है, अग्र बायस में, तो इसका ग्राफ तो हमारे सामान्य पीएन संधि डायोड जैसा ही आएगा कि नहीं आएगा, हाँ या ना, वो ही आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि अग्र बायस में डायोड का डायग्राम कुछ ऐसा ही होता है कि नहीं होता है, बोलो हाँ या ना, यही होगा। तो इसकी अगर इनपुट संधि अग्र बायस में है तो यह डायोड की तरह ही काम करेगा। तो ये धारा कौन सी हो जाएगी, आई ई, और ये कौन सा हो जाएगा, वी ई बी। तो ये जो ग्राफ आएगा, ये इनपुट अभिलाक्षणिक वक्र, ये हमारे सामान्य पीएन संधि डायोड जैसा ही आएगा कि नहीं आएगा। ये वोल्टेज क्या कहलाएगा, इसे बोलते हैं थ्रेशोल्ड वोल्टेज। अगर ये सिलिकॉन का बना है तो इसका मान लगभग कितना होता है, 0.5 वोल्ट से 0.7 वोल्ट, और जर्मेनियम का होता है तो 0.1 से 0.3 वोल्ट। आदतन 0.5 से 0.7 लिखते हैं या 0.1 से 0.3 लिखते हैं। ओके, तो इसे वीटी को थ्रेशोल्ड वोल्टेज या दिल्ली वोल्टेज कहते हैं। ओके, अगर ये सिलिकॉन का बना है तो 0.5, जर्मेनियम का बना है तो 0.3, तो इसे बोलते हैं हम कौन सा, इनपुट अभिलाक्षणिक वक्र। इनपुट अभिलाक्षणिक वक्र। सर ऐसा ही क्यों बना है, तो ऐसा इसलिए बना है क्योंकि हमारी इनपुट संधि कौन सी बायस में होती है, अग्र बायस में होती है, लेकिन आउटपुट संधि कौन सी बायस में होती है, पश्च बायस में होती है। यदि तुम इसका ग्राफ खींचोगे किस किस के बीच में, वी सी बी, तो वी सी बी की वैल्यू अगर हम किस में रखते हैं, माइनस में रखते हैं, मान लो -2 -1 रखा, तो ये कौन सी बायस में होगा, रिवर्स बायस में। लेकिन अगर इसकी वैल्यू मैं इसको धनात्मक कर दूंगा तो ये भी कौन सी बायस में आ जाएगा, अग्र बायस में आ जाएगा कि नहीं। भैया ऋणात्मक की जगह मैं वैल्यू कौन सी रखने लग जाऊं, अरे भैया ये वैल्यू ऐसे कर दूं अब मैं, भाई नेगेटिव का मतलब तो ये माइनस वाला था और ये प्लस वाला था, अगर अब मैं इसको क्या कर दूं प्लस और इसको ये कर दूं माइनस, तो ये वैल्यू कौन सी आ जाएंगी, धनात्मक आ जाएंगी कि नहीं आ जाएंगी। तो यहाँ तक का एरिया तो कौन सी बायस में कहलाएगा, ये रिवर्स बायस। लेकिन जब वैल्यू में 0 1 2 3
4 ऐसे करने लग जाऊंगा तो ये कौन सी बायस में आ जाए? फॉरवर्ड बायस में। बोलो आएगा कि नहीं आएगा, हाँ या ना? तो इसका जो ग्राफ आता है आदतन कुछ इस प्रकार का होता है। तो ये वाला जो एरिया है ना, यहाँ से यहाँ तक का, अगर और अलग मानों के लिए बनाओगे तो कुछ ऐसा, और अलग मानों के लिए बनाओगे तो कुछ ऐसा, और अलग मानों के लिए बनाओगे तो कुछ ऐसा। तो ये वाला जो एरिया होता है दोस्तों, ये कौन सा कहलाता है? संतृप्त। पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है? ये वाला जो फ्लैट लाइन दिख रही है, ये कौन सा क्षेत्र कहलाता है? सक्रिय क्षेत्र। और ये वाला जो रीजन कहलाता है जहाँ पर कुछ भी आउटपुट नहीं आ रहा है, तो इसे हम क्या कहते हैं? कट ऑफ क्षेत्र। 3 ही क्षेत्र पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? कट ऑफ क्षेत्र, सक्रिय क्षेत्र और संतृप्त क्षेत्र। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो ये कुछ चीज़ें हैं जो अक्सर एग्जाम में कई बार परेशान करती हैं। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ, इसके बारे में चर्चा कम करते हैं एग्जामिनर, लेकिन इसकी ज़रूर पूछते हैं। भाई फॉरवर्ड बायस में तो ऑटोमेटिक सी बात है, सब लोग जान गए होंगे कि ये कौन सी बायस में? अग्र बायस में। अग्र बायस में डायोड का व्यवहार ऐसा ही होता है। हाँ जी। अब अगर मैं इनपुट की ये वोल्टेज और धारा पता है तो क्या इनपुट की प्रतिबाधा निकाल सकता हूँ क्या? हाँ या ना? या इनपुट का प्रतिरोध। तो इसे मैं क्या बोल दूँ? RI। इसका मतलब इनपुट का प्रतिरोध या इनपुट की प्रतिबाधा। कैसे निकालूंगा? इनपुट का वोल्टेज बटे इनपुट की धारा। अगर ये बोल दे कि सब परिवर्तन दे रखा हो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि भैया वोल्टेज में परिवर्तन बटे धारा में परिवर्तन। बोलो हाँ या ना? तो ये कौन सी प्रतिबाधा हो जाएगी? निवेशी। अगर मुझे निर्गत की देखनी है तो इसको मैं क्या बोलूँगा? R0, मतलब आउटपुट की प्रतिबाधा। O का मतलब आउटपुट और I का मतलब इनपुट। हाँ जी। तो आउटपुट वोल्टेज क्या है? VCB। और आउटपुट धारा क्या है? IC। अगर परिवर्तन के रूप में लिखेगा तो क्या लिखूंगा? VCB बटे डेल्टा IC। हाँ या ना? और इसकी वैल्यू मैंने बताई थी कि 10⁶ ओम कोटि की होती है, अभी लिखा है आपको। और ये वैल्यू कितनी आती है? 50 से 100 ओम कोटि का। तो ये सारी बातें हैं वो एक में निचोड़ आ गया कि नहीं आ गया? बोलो हाँ या ना? तो ये इनपुट का अभिलाक्षणिक वक्र जिसमें आउटपुट वोल्टेज नियत है, और ये आउटपुट का अभिलाक्षणिक वक्र जिसमें क्या नियत है? इनपुट धारा। एग्जाम में सीधा पूछता है कि कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में इनपुट अभिलाक्षणिक वक्र किस किस के मध्य खींचा जाता है, तो उसमें लिखा आएगा IE और VEB के मध्य। ये पता होना चाहिए, ये रटने की ज़रूरत नहीं है। ये कहाँ से आएगा? डायग्राम बना लो, तुरंत पता लग जाएगा। तो एक डायग्राम है जो सब कुछ कर देगा। तो आज के लेक्चर में हमने चर्चा की कंप्लीट किसके बारे में? कॉमन बेस के बारे में। अगले वाले लेक्चर में चर्चा करेंगे कॉमन एमिटर। ये 2 की एग्जाम में ज़्यादा पूछता है तो दोनों की चर्चा हम करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के इस लेक्चर के लिए तो केवल इतना ही। सुनने के लिए थैंक यू।